हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 दिल करे ते थर थर कंपन उचिया शाना वाले फजल करे ताबख्शे जावन मेरे जय मुकाले अल्लाहू हो अल्लाहू दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 माली दा कम पानी लाना भर भर मशका पावे मालक दा कम फल फुल लौड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और वक्फे से पहले फ़ुरक़ान बॉबी ने अपनी खूबसूरत सी आवाज़ के साथ और इतने ही खूबसूरत एक कलाम के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शुरू किया। बॉबी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बॉबी साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और खुश आमदीद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुश आमदीद कहने का, और सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जनाब, हर मुल्क अपने अपने कल्चर की वजह से पहचाना जाता है। मुझे जब बाहर ममालिक की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पे हर जगह पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ रखी होती हैं। जैसे अगर बुलंदो बाला पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पे लोग स्कीइंग कर रहे होते हैं, जहाज़ों से जंप कर रहे होते हैं, अपना डाइव कर रहे होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो है वो हाइकिंग कर रहे होते हैं। अगर आप किसी दरियाओं की बात करें तो वहाँ पे वो एक अलग एक खेलों का एक सिलसिला शुरू होता है। अगर बर्फ़ की बात करें तो वहाँ पे आइस हॉकी चल रही होती है, उधर स्केटिंग चल रही होती है, और पता नहीं कौन कौन से खेल जो हैं वहाँ हो रहे होते हैं। और अगर रेगिस्तानों की बात करें तो हमें एक अपने बिल्कुल करीब डेज़र्ट सफारी जैसा भी एक रेगिस्तान मिलता है, और वहाँ भी एक स्पोर्ट्स की एक तवील लिस्ट जो है ना वो मिलती है। लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं, एंटरटेन होते हैं। बल्कि मेरा कुछ अर्सा पहले दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ दोस्त मुझे रात के खाने के लिए रेगिस्तान ले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने नीचे कपड़ा वगैरह चादर वगैरह बिछा के और बारबेक्यू वगैरह किया वहाँ पे ख़ुद, और फिर बाद में सारा कचरा वचरा उठा के उन्होंने साथ रखा और ले। मगर वो एक उसी रेगिस्तान को एक खूबसूरत तरीन जगह बना के एक पिकनिक स्पॉट बनाया। हमारे यहाँ जब हम बड़े खुशकिस्मत हैं अल्लाह के हुक्म से कि हमारे पास सारे ही मौसम हैं, और गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, मतलब हर किस्म का मौसम यहाँ मौजूद है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो एक एक बूंद बारिश को तरसते हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो
एक एक सूरज की किरण के लिए जो है ना वो इंतज़ार करते हैं, मगर हम तो इस हवाले से बड़े खुशकिस्मत हैं। और समंदर हैं, सहरा हैं, मगर अगर पाकिस्तान में सहरा की बात करें ना तो सबसे बड़ा सहरा हमारा वो है थर। और थर का जब जिक्र करें तो हमारी आंखों के सामने जो तस्वीर घूमती है उसमें कहत साली, उसमें गुर्बत और बच्चों की अमवात और इस किस्म की जो है ना वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अभी रिसेंटली इसके ऊपर काफ़ी एक ख़बरें जो है ना वो आना शुरू हुई, पता चलना शुरू हुआ कि थर में फिर से अभी 20 बच्चों की अमवात हो गई है, ये इन्हीं 1-2 दिनों में। और पिछले महीने लाइक मार्च में 47 बच्चे वो वहाँ पे उनकी अमवात हुई है। और इस पूरे साल में तकरीबन 155 बच्चों की अमवात हो चुकी है। एक बहुत बड़ा एक फिगर है कि 155 बच्चे इस साल, ये सिर्फ इस साल की कहानी नहीं है। आप पिछले साल की रिपोर्ट ले लें, आप उससे पिछले साल की रिपोर्ट्स ले लें, आप उससे भी पिछले साल की रिपोर्ट्स ले लें, ये सिलसिला जारी है। अच्छा, रीज़न्स क्या आती रही हर साल कि वो लोग वहाँ जाना नहीं चाहते, वहाँ पे हस्पताल में वो सहूलत ऐसी मौजूद नहीं है, या वो लोग वक्त से पहले शादियाँ कर देते हैं, या मतलब उन्हें अजीब बहुत सारी, ठीक है बहुत कुछ ऐसा होगा, मगर क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या उन्हें सेहत की सहूलतें मुयसर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली वो रीज़न्स क्या हैं और क्यों ये वहाँ पे अमवात का सिलसिला जारी है और हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। इतने बुलंदो बाला दावे करने वाले हुक्मरान क्या वहाँ पे उन्हें ये सब कुछ नज़र नहीं आता है? और उन इलाकों से जीतने वाले और हुकूमतें जो वहाँ पे जो इक़्तिदार में हैं वो लोग वो क्या कर रहे हैं? यही आज का हमारा मौजू है। आप दोस्त भी हिस्सा डालिएगा। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512350। सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मरकज़ी चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के अमानुल्लाह खान पराचा साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं प्राइस साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। और जब हमारे दूसरे मेहमान जी सरदार नज़ाकत साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक। का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये क्या हो रहा है आपकी सिंध धरती पे? देखें, आपने अपने इंट्रो में जो बात की, फ़हीम मैं आपको बताऊं कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ख़िलाफ़, बिल्कुल मैं ये चीज़ एडमिट करता हूँ कि बहुत सारी माजी के अंदर नेगलिजेंसी हुई, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी हुई, और जो इससे पहले हुक्मरान थे उनका हमारी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। वहाँ से थर से CM भी बने, लेकिन ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती थी पहले। ये 2-3 सालों से रिपोर्ट हो रही हैं और बहुत हद तक मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि वहाँ पे हमारे मोबाइल यूनिट्स भी हैं। मिठी कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल दुनिया का जदीद तरीन हॉस्पिटल है। वहाँ से कौन वज़ीर आला बने? अरबाब रहीम साहब, अरबाब रहीम वज़ीर आला थे और बिल्कुल कोई काम उन्होंने नहीं किया। अभी मैं बिल्कुल मानता हूँ पाकिस्तान के अंदर किसी एक बच्चे की भी मौत होना, मैं समझता हूँ कि ना कि सिर्फ हुक्मरानों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तानियों के लिए लम्हे फ़िक्रिया, चाहे वो लाहौर का बच्चा है, कराची, इस्लामाबाद या थर का बच्चा है, बच्चे तो पूरे पाकिस्तान के हैं। लेकिन ये देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जिस तरह ये चीज़ें कोड की जाती हैं ना, ऐसे है नहीं। आप कल हमारी एक मोहतरमा सिंध असेंबली में कह रही थी कि जी खुराक ना मिलने की वजह से बच्चों की अमवात हो रही हैं। आप ये बताएं कि 2 दिन का या 3 दिन का बच्चा कौन सी गंदम खाता है? चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें अभी भी काम करने की जरूरत है। वो लोग तो वो बदीन और दूसरे शहरों में जाते हैं सिर्फ गंदम की कटाई के लिए। अभी आप मिठी कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल आप चले जाएं, जदीद तरीन हॉस्पिटल है सर। सिविल हॉस्पिटल मिठी में सिर्फ एक गायनोकोलॉजिस्ट है। नहीं, आप चले वहाँ पे, आप चले अभी वहाँ पे राउंड द क्लॉक सारी चीज़ें, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं, जो गायनी के डॉक्टर्स वगैरह वो भी सारे बैठते हैं सारे। और उसके अलावा जो मोबाइल यूनिट्स हैं वो सारे आप जाके चेक कर लें। चीज़ें बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ 80% हमने थर में बेहतरी की तरफ गए। और दूसरी मैं फ़हीम आपको बता दूँ, हम 1.25 लाख लोगों को वहाँ पे फ्री गंदम प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। सर ये फ्री वाला काम क्यों शुरू किया हुआ है? हमने लोगों को कांटा क्यों नहीं लेते मछली पकड़ने के लिए? मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं सर, ब्रेक से वापस आते हैं प्लीज़। हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे और अमानुल्लाह खान पराचा साहब से भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू भी बाकी है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं थर में होने वाली अमवात के हवाले से, बच्चों की अमवात के हवाले से कि आखिर क्या वजूहात हैं, किस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और मुसलसल कई सालों से इस पे हम काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसी हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मरकज़ी चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के अमानुल्लाह खान प्राचा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर से। सरदार नज़ाकत साहब है और अभी हमें ज्वाइन किया है अली अकबर गुजर साहब ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। अच्छा जी अमानुल्लाह साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे सरदार साहब ने कहा कि ये सूरत हाल है, आपकी नज़र में क्या है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बड़ा ज़बरदस्त मौजू चुना और मुझे बुलाया इस पर तबसरा करने के लिए। अब तक टीवी चैनल वैसे भी ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम तो इंसानियत के लिए बड़ा अहम प्रोग्राम है, ख़ासतौर से पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फ़िक्र है कि वहाँ क्या हो रहा है। सरदार साहब हमारे भाई हैं और कि मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे सच बोलना, हकीकत कहना, हुक्मरानों के सामने हक बात कहना, यही सियासत सिखाती है। चाहे बेशक हुक्मरान जमात आपकी अपनी क्यों ना हो, लेकिन अपने हाकिम के सामने, अपने लीडर के सामने आप सच बोलें ताकि आपको लोगों को एक स्टैंड मिले कि यार यहाँ पे वाकई क्या हो रहा है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों को सेहत की जितने भी ज़रूरियात हैं वो पूरी करे। मिट्टी या थर के अंदर जैसे आपने ख़ुद कहा कि एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर है, वो भी वो क्या कर सकती है? सर उसकी जो एम्बुलेंसेज हैं वो अस्पताल के बाहर खड़ी हैं, उसमें पेट्रोल डलवाने का कोई बजट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप पूरे सिंध में दौरा कर लें, कहीं चले जाएं, पाकिस्तान भर में हर जगह गुर्बत तो ज़रूर है, लेकिन जो सिंध की गुर्बत है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक है। यूँ तो पाकिस्तान में 40% लोग रोज़ाना रात को भूखे सोते हैं, ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी है, चाहे और कोई भी हुक्मरान हो। ऐसे सूरत हाल में जहाँ 40% लोग भूखे सोते हों, जहाँ 1,50,000 पर बच्चा जो है पैदा होते ही उसको वो दुनिया का मकरूज़ होता हो, वहाँ क्या कहा था शहीद मिलत लियाकत अली ख़ान ने कि मैं गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ। उस वक़्त तो ये सूरत हाल भी नहीं थी और मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं अपने तन पर अच्छे कपड़े पहनूं, अपने लिए अच्छा खाना खाऊं, अपने लिए अच्छा घर रखूं, क्योंकि मैं खुद एक गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ। जब वो शहीद हुए तो कमीज़ उतारी तो बनियानों पर जो है वो बनियान फटा हुआ थे और कई जगह पे उसके टाँके लगे हुए थे। आपके सामने 2 कमरे का फ्लैट में बरतानिया का वज़ीर आज़म रहता है। आप देख लें जो दुनिया की टॉप 10 मईशत में जिनकी जो सदर है उसमें सिंगापुर की हलीमा जो है वो 6ठे फ्लोर पे रहती है, वज़ीर की सदारती बल में। कनाडा का वज़ीर आज़म साइकिल पे आ सकता है। ओबामा 8 साल हुकूमत करके फ्लैट ढूंढता फिर रहा है किराए का। तो क्या हमारे हुक्मरानों को ये नहीं, वो उनको तवज्जो ही नहीं है। उन्हें वो 300-300 400 किराए के घरों में रहने वाले वो क्या जाने कि यार मिट्टी के अंदर क्या हो रहा है, क्या गरीब माँ का हाल है, क्या वो बाप जिसका बच्चा। कुछ लोग फोटो शूट के लिए गए हैं वहाँ पे, फोटो शूट करे हैं। देखिए अल्लाह को जो जवाब देना है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा था, उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि आपको तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि आप जो है जन्नत में जाएंगे। आपने कहा उस वक्त मैं खलीफा नहीं था, अगर दरिया फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मरेगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। वो हमारे पास एक रूट मैप दे दिया है। हमारे रोड मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने एक हमें कुरान और हदीस से हमें रोड मैप दे दी है। उस रोड मैप से तो ज़ाहिर हो रहा है कि ये गफलतें रोज़े क़यामत के दिन तो अल्लाह से पूछेगा ही पूछेगा। अब क्या कर रहे हैं? अभी मौजूदा सूरत हाल जो है, अगर 15 बच्चे अब मर गए हैं, 29 बच्चे पिछले महीने मर गए, 115 बच्चे अब मर गए, ये अभी की तो बात नहीं है, ये साल से यहाँ हो रहा है। और मैं अगर मैं आज हुक्मरान हूँ और मैं अपनी बात पिछले वाले हुक्मरान पर डालूँ और वो उससे पिछले वाले बढ़ा नहीं, उसको छोड़े। आप आए बताएं कि भाई आज आपने क्या किया। आपने क्या थर में न वो इमरजेंसी, आपको सेहत की इमरजेंसी नाफिज करना चाहिए थी। सर वो सरदार साहब ने कहा ना कि वहाँ पे अरबाब रहीम साहब जो है ना, उन्होंने सर उनका दौर था वहाँ पे, उन्होंने कहा। सर मैं ये कहता हूँ, सर मैं ये कहता हूँ आप पिछले बंदों को छोड़े,
आज आपको 5 साल हो गए सिंध में हुकूमत करते हुए। 5 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। नहीं सर, इस तरह तो पीपल्स पार्टी को 4 दहाइयां हो गई सर, वो सिंध में क्या किया गया है? आपने सेहत के लिए क्या किया? सेहत की पॉलिसी तो बड़ी शानदार बनाई जाती है, हर एक पार्टी के सियासी मंशूर में बड़ा ज़बरदस्त दिया जाता है। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या, आप सच बोलने में क्या हर्ज है? क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है वहाँ जो बच्चे मर रहे हैं? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम लोग अगर यही चीज़ें हम करते रहे और हमने आवाम को ये रिलीफ नहीं दिया, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों की पाकिस्तान से मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत बढ़ेगी? तो इस चीज़ को समझने को, लेकिन वो हुक्मरान जिसने लोड शेडिंग देखी नहीं, जो पैदा होते ही मुंह में उनके सोने के चम्मच हों, जिनके जो है नीचे जो है 15-15, 20-20, 50-50 हजारों उनके आगे पीछे फराडो और लैंड क्रूजरें घूमते हो, जिनके पीछे 100-100, 200 के सिक्योरिटी गार्ड घूमते हो, जिनको पता ही नहीं है दिन कब है, रात कब है, उन्हें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अली अकबर गुजर साहब, सर आपके यहाँ लोड शेडिंग होती है जैसे कि मामला साहब कह रहे हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारी तरफ से लोड शेडिंग नहीं होती। अच्छा, उसकी पूरे एरिया में नहीं हो रही? हाँ, पूरे एरिया में नहीं होती। उसकी बेसिक वजह यह है कि वो आपको पता है, आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान के यहाँ शहरियों को अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो कुछ दिनों के लिए कराची जो था कि इलेक्ट्रिक के कुछ मामला थे जिसकी वजह से कुछ डिस्टर्ब हुई थी, वरना अदरवाइज तो काफ़ी सालों से ज़बरदस्त। अच्छा, थर के हवाले से क्या कहेंगे? थर के हवाले से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि देखें, ये आज का तो मसला नहीं है, ये काफ़ी सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। हल हो जाना चाहिए था ना अभी तक? हाँ, हल हो जाना चाहिए था, बस वो हमारे लोगों की, स्टेट के ज़िम्मेदार लोगों की गफलतें हैं, हुकूमत की जिसको कहता है जिनकी ज़िम्मेदारियां हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को इनको संभालना चाहिए था वहाँ पे। और वो वहाँ पे हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे, तो उसको देखना चाहिए वहाँ पे। और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं क्योंकि यहाँ से कराची से काफ़ी दूर दराज में थर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पड़ता है, लेकिन कहाँ भी हो, किसी भी पाकिस्तान के सरहदों के अंदर कोई भी किसी भी जगह पे भी, चारों सूबों की बात करें, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें, तो जहाँ जहाँ हमारी हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं और उनको चीज़ों को देखें। उन्होंने वोट दिए, वोट देकर उन्होंने अपने नुमाइंदों को इलेक्ट किया है, और इलेक्टेड ज़िम्मेदारान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करें। बुनियादी मसाइल मीन्स कि पीने का पानी उनको चाहिए, उनको सेहत चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम ठीक होना चाहिए, और रोड आने जाने के कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें बुनियादी मसाइल में आता है, जो कि बुनियादी रिक्वायरमेंट है लोगों की, वो होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आपको ये भी पता होगा कि इस शहर में, आप कराची में हम सारे रहते हैं, अगर इसी शहर को अगर आप देख लेंगे तो आज आपको इस शहर में ये बुनियादी चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ पे लोगों को पीने का पानी, यहाँ इस दुनिया का 5वां 6ठा बड़ा ये शहर है हमारा, और मेरा ख्याल है कि कोई 90 के करीब, कोई 80-90 के करीब कंट्रीज़ हैं जो कराची से भी छोटे हैं, तकरीबन कराची के बराबर होंगे। तो इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास सीवरेज का सिस्टम नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और सफाई सुथराई का सिस्टम तबाह बर्बाद हुआ है। तो थर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे हालत क्या है वो देखेंगे आपको। तो ये हमारे लोगों की देखें, उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण तो होगी ना हमेशा। हाँ, वो देखें, वो उम्मीद की किरण ये है कि देखें अब बड़ा सुनवाई होगी, कोई सुनेगा। जैसे आपने कहा ना जी, 4-5 दहाइयों से तकरीबन मेरे दोस्त हैं, बड़े प्यारे हैं, हमारे भाई, हमने हमारा तल्लक रहा। हमें जो सच्ची बात है, हमें एक दूसरे को शेयर करनी चाहिए और बतानी चाहिए उनको। मैं कई दफ़ा मैंने कहा है कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती, एक बड़ी उसका एक अपना एक रोल रहा है पाकिस्तान के अंदर। जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक आया, और उसके बाद फिर अभी ये 10वां साल हो गया है इनको तकरीबन। मोहतरमा पिछली दफ़ा जब थी 2008 से 13 तक इनकी वफाकी हुकूमत थी, जब उनकी उस वक़्त ही पूरे पाकिस्तान में थे। फिर अब दोबारा 13 से लेकर अब भी 10वां साल शुरू हो गया। तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को ये कम से कम बुनियादी मसाइल हल करें। ये कम इसकी जंग देख रहे हैं हम, तो लोगों के पास जाते हैं और लोग कहते हैं जी हमें रोड बना दें, हमारी गली टूटी हुई है, आप वोट ले लें हमसे, रोड हमें पानी दे दें, हमसे वोट ले लें, हमें सीवरेज का सिस्टम दे दें, हमसे वोट ले लें। अब ये रहेगी ये लोगों की रिक्वायरमेंट कि जी हमें कम से कम ये हमारा एरिया साफ सुथरा हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या करेंगे अभी ये? सर, एक ब्रेक की आवाज़ मेरे कान में गुजरी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा बात करते हैं इस हवाले से। सरदार साहब, अब बहुत मवाद इकट्ठा हो चुका है आपके पास बोलने के लिए, अभी ज़रा एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं, फिर बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम थर के हवाले से बात कर रहे हैं कि थर में गुर्बत और अफलास की वजह से जो बच्चों की अमवात का सिलसिला एक जारी है, इसे कैसे रोका जा सकता है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि एक कंपनी का पैगाम है जिन्होंने अपना नाम लेने से हमें मना किया है जनाब। उनका कहना यह है कि छोटी छोटी फ़िक्रें हम सबकी ज़िंदगियों का हिस्सा होती हैं, लेकिन ये फ़िक्रें उस वक्त कम हो जाती हैं जब कोई उन्हें कम करने के जज्बे से हाथ बढ़ाए। बात तो सही है। तो जनाब हमारे साथ जेडीसी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं, और इनसे ज़रा थर के हवाले से सिचुएशन पूछते हैं, फिर हम सरदार नज़ाकत साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताइए कि थर की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? ये जो बच्चों की अमवात कई सालों से हो रही हैं, इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये मसाइल अभी तक वहीं के वहीं हैं? देखें, जब इंतज़ामिया संजीदा ही नहीं होगी, अभी 31 मार्च 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थर के मामले की और पूछा चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब ने सेक्रेटरी सेहत से कि भाई ये क्या मामला है, क्यों मर रहे हैं रोजाना, 5 बच्चे मरे तो उस पर समाअत हुई थी। तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं चूंकि कम उम्र में वहाँ शादियां हो जाती हैं इसलिए बच्चे मर जाते हैं। ठीक है। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बड़ी क्लास ली, तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला जी वहाँ असल में पानी खराब आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, नमकियात ज्यादा है। मसला ये है कि हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं थर में कोई हाल नहीं है। अभी मैं आपके प्रोग्राम में सुन रहा था गुफ्तगू के भाई सिंध में एम्बुलेंसों का निजाम, अरे भाई मुझे कोई कराची में एक सरकारी एम्बुलेंस दिखा दे ढूंढ के कि भाई हाँ भाई ये सिंध गवर्नमेंट की एक एम्बुलेंस हम दिखा देते हैं फला अस्पताल में चल रही है। भाई शायद किसी अस्पताल में हो उनके मेडिकल स्टाफ को घर छोड़ने के लिए और वापस लाने के लिए, आवाम की खिदमत के लिए। कराची जैसे मेगा सिटी में नहीं है जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं। आप थर की क्या बात कर रहे हैं? आप थर जाकर तो देखिए भाई, एक कुआं है, 20 झुग्गियां हैं। उस कुएं से पानी निकालने के लिए उन बेचारे 4 आदमी उस डोल को खींचते हैं 500 फीट। 500 फीट के बाद एक डोल पानी निकलता है। उस पानी में नमकियात इतनी ज्यादा है, मैं और आप शायद एक घूंट भी नहीं पी सकते। आलम ये लोगों का वहां पर रोटी नहीं है, सड़कों का वजूद तो आप भूल ही जाइए कि आपको थर में क्या सड़कें मिलेंगी, कोई वजूद नहीं है, जिंदगी का कोई हाल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। मरीज लड़काना आता है, लड़काना अस्पताल जब पहुंचता है, उस जो भी पेशी हुई है, समाअत हुई है 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लड़काना के अस्पताल का भी चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि उसकी हालत तो देखिए। बल्कि रजा रब्बानी साहब बैठे तो उनसे कहा कि आप जाकर विजिट करिए, देखिए हाल क्या है, लोग मर रहे हैं, अस्पताल आ रहे हैं, वहां भी कोई उम्मीद नहीं है। मगर जफर साहब, हमने तो सुना है वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट का काम वाम भी हुआ है, सर सड़कें वगैरह बनी है, वहाँ गाड़ी अंदर जाती नहीं है, टायर की हवा आपको तकरीबन 10 पे लानी पड़ती है 30 से, उसके बाद आपकी गाड़ी 4x4 चलती है। और आप अगर बॉर्डर पे पहुंच गए तो आप हैरत की इंतहा रह जाएगी आपकी कि बॉर्डर की जो आपकी जालियां लगी हैं उसके अगली साइड पे, ये जो हमारा दुश्मन मुल्क कहें या पड़ोसी मुल्क कहें, हिंदुस्तान वही रेगिस्तान है, बस बीच में जाली, और वहां पर उस रेगिस्तान में सड़कें और लाइटें नजर आना शुरू हो जाएंगी आपको। मतलब बिल्कुल बॉर्डर की मजार बना हुआ है। अच्छा। आप जब उस मजार के हुदूद पर खड़े होंगे आपको हिंदुस्तान में रहेगा तो आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने उस रेगिस्तान को ऐसा कर दिया कि वहाँ फिल्में शूट हो रही है उनकी, वहाँ जिंदगी है, और यहाँ आप क्या कर रहे हैं हमारे देश के एनजीओ। अच्छा ठीक है जफर साहब, आप सोशल वर्कर हैं, आप वहाँ पे जाके ग्राउंड पे आप जाके देखते भी हैं और आप मदद भी करते हैं। आप ये बताइए कि हंगामी बुनियादों पे ऐसा क्या काम किया जाना चाहिए अभी के ये मसाइल जो हैं ये काबू में आ जाएं? देखें जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डॉक्टर वहां जाने के लिए तैयार नहीं है मिट्टी से आगे। क्यों? हम ये कर सकते हैं उन बेचारों की मदद के लिए, हम हर साल वहां पर 40, 50, 60 ऊँट बांट रहे हैं कि भाई तुम मत खींचो पानी का डोल, या ऊँट को बांधो, ऊँट आगे तक जाएगा। हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, दवाई शादियां कर रहे हैं। हुकूमत को सीरियस होना पड़ेगा। अभी जो आपके प्रोग्राम में बात हो रही थी कि एक बच्चा जो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुआ और उसके आगे और पीछे कई डबल कैमरे चल रही है, उसको क्या मालूम गरीब के मसाइल? उसको थोड़ी मालूम कि वो किस तरह जलील हो रहे हैं लोग सिंध के, कराची के अवाम को तो बेड़ागर खो ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सिंध की आप जाकर घर का हाल तो देखें। ठीक है जफर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया सर। ये मेरे कान में आवाज़ आती प्रोड्यूसर की, और प्रोड्यूसर हमारा बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है। उसने फिर आवाज़ कह रहा है एक ब्रेक लेके, छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ जाएं। तो हम इंतहाई माजरत के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब। हम ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं इसी मौजू पे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम थर में होने वाली बच्चों की अमवात के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों में अमानुल्लाह खान पराचा साहब मौजूद हैं, मरकज़ी चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के, और सरदार नज़ाकत साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, और अली अकबर गुजर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। एक ब्रांड का पैगाम है, वो भी आप दोस्तों तक पहुँचाना है। उनका कहना ये है कि आप बेफ़िक्री के लम्हात कब महसूस करते हैं, या हमें बताएं आपके नज़दीक बेफ़िक्री क्या है। अच्छा जी, सरदार साहब, आपने दोनों हमारे मेहमानों का बयान सुन लिया, तो आप क्या समझते हैं? सिंध हुकूमत, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी पार्टी इक़्तिदार में है, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी को ऐसे कौन से काम करने चाहिए, या आइंदा जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें क्या ऐसी हिकमत अमली बनाई है कि हमें आइंदा आने वाले सालों में इस तरह की सूरत हाल नहीं देखनी पड़ेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो भी मेरे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने जो बात की है, मैं उस चीज़ को एक कंस्ट्रक्टिव तौर पे ले रहा हूँ कि जी इन्होंने अच्छी बात की कि बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को मिलके काम करना चाहिए। और फ़हीम, मैं आपको बताऊँ कि जो थर की सिचुएशन कोई अब्बास साहब बता रहे थे, ऐसी सिचुएशन नहीं है। उन्होंने आरओ प्लांट्स का जिक्र नहीं किया। उन्होंने जो थर में एयरपोर्ट बना, जहाँ से पाकिस्तान का वाहिद एयरपोर्ट है जो सूबाई गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है। एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वालों के बच्चे तो नहीं बेचारे मर रहे ना सर, वहाँ पे रोजगार तो मिलेगा ना, वहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार दिया गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सिचुएशन, जिस तरह का इतनी चीज़ें बताई जाती है ना, जिस तरह मेरे बहुत ही मोहतरम पराचा साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में 40% लोग भूखे सोते हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और थर में मैं आपको बताऊँ, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप चलें। अगर ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे आरओ प्लांट्स का इन्होंने जिक्र नहीं किया, वो मोबाइल की तो मैंने बात ही नहीं की। आरओ प्लांट्स इतने एक्टिव होने का मतलब ये है कि वहाँ पे पानी के मसाइल खत्म सर नहीं, खत्म नहीं हुए। वहाँ पे असल में एरिया बहुत बड़ा है। अच्छा। बहुत बड़े एरिया पे थर मोहित, आप सारे लोग जानते हैं कि एरिया बहुत मौजूद। यहाँ पे एक घर यहाँ पे है और एक घर 2 किलोमीटर के फासले पे है, तो सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है वहाँ पे। फिर वहाँ की लोकल जो नेग्लिजेंसी है कि जो बच्चे लेट हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बारे में मैंने स्टडी किया है, क्यों देर से पहुँचते हैं? मैंने स्टडी किया इसके बारे में, क्यों देर से पहुँचते हैं। कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, उन्हें टैक्सी पे जाना पड़ता है, 1000 से 4000 रुपए तक किराया लगता है। रोड बने, अभी ये भाई मेरे कह रहे थे कि वहाँ पे थर के अंदर इतने अच्छे रोड बने हुए कि मैं खुद ट्रैवल करके आया हूँ, वहाँ पे मैं होके आया हूँ थर से। बहुत सारी 80% काम हुआ है, 20% जो काम नहीं हुआ वो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिया पे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बिया पे ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये थर के मसाइल हल होंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं फ़हीम कि बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर जाते हैं, और उनको भी कहते हैं कि जी इनको खुराक नहीं मिली। और भाई 2 दिन का बच्चा कौन सी गंदम खाता है, रोटी खाता है। जो अर्ली मैरिजेस का इशू था वो भी सिंध असेंबली ने, वो सिंध असेंबली ने लेजिस्लेशन की है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर होंगी। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कहीं का भी कोई बच्चा हो, थर का बच्चा हो, चाहे गिलगित का हो, कश्मीर का हो, पंजाब का हो, या कहीं का भी हो, वो हमारे बच्चे हैं, उनको नहीं मरना चाहिए। उनको उनकी ज़िंदगी के लिए हम सब लोगों को मिलके काम करना चाहिए। मैं गुजर साहब की पार्टी को भी कहता हूँ कि इन लोगों ने जो साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया था वहाँ पे आके, वो भी पैसे अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिले। मैं गुजर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पार्टी को कहें कि जी वो पैसे भी जो ऐलान किया हुआ है साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां नवाज साहब ने थर के लोगों के लिए, वो भी दें, ताकि मिलजुल के काम करें। आज अगर शाहिद खाकान अब्बास साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, तो वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर, वो इनके भी, वो थर के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये भी मिलके काम करें ताकि हम इन चीजों से निकल सकें। बिल्कुल सही। जी सर, आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी के हवाले से उन्होंने बात की। साहब को मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि ये बड़ी अच्छी जो इन्होंने पॉजिटिव 2-3 बातें की हैं, उसमें जो थर का जो प्रोजेक्ट वहाँ पे ना, थर कोयल पे जो काम हो रहा है, वो वफाक का, वो भी सिंध और वफाक हुकूमत ने, हमने मिलके वो सारा करें कि ये रोडों का जो सिलसिला बना है, ये यहाँ पोर्ट कासम से लेके यहाँ से सारा रोड आपने देखो नेशनल हाईवे थर तक, ये रोड बड़े बेहतरीन डबल रोड कंप्लीट वहाँ तकरीबन हो चुका है, और वहाँ पे भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बन चुका है, और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे वफाकी हुकूमत की। और क्योंकि सिंध में है तो साथ साथ सिंध को भी उसको केयर टेक करना है, उनको सारी चीज़ों को, लेकिन उसमें बड़ा पॉजिटिव काम हो रहा है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि वहाँ पे सिलसिले ठीक हो रहे हैं, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा एक वहाँ पे करैक्टर है। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है, सोचना है कि आया हम इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं, शहर के अंदर रहते हैं, थर तो बड़ी दूर, जब मैं गया हूँ वहाँ पे विज़िट मैंने किया, 2-3 दफ़ा गया हूँ,
वो तो एक बड़ा लंबी चौड़ी दास्तान है, लेकिन हमें कम से कम इस शहर के लिए, इस कराची शहर की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए भी हमें देख लेना चाहिए। मैं वो कई दफ़ा मैंने इनसे अपने दोस्तों से कहा है कि देखें कोई ऐसा काम तो हम कर गुजरते कि कोई लोगों के लिए आइडियल सिटी एक बना देते, कराची को आइडियल सिटी बना दें, हम लोगों को मैसेज दे दें पूरी दुनिया को, हम हैदराबाद को आइडियल सिटी बना देते, दादू को बना दें, सखर को बना दें, नवाब शाह को बना दें, चलें कुछ नहीं, कम से कम एक जहाँ से बुनियाद एक जमहूरी सिस्टम के लिए जिन्होंने अपनी जानें दे दी, जिन्होंने अपना खून दे दिया, वो लाड़काना शहर है जिसमें 92 अरब 92 अरब रुपया वहाँ पे दिया गया है। यहाँ से तकरीबन ये तो वहाँ पे 92 नहीं 90 होगा, 90 अरब लगा ले, 90 अरब का। ये तो हाई कोर्ट में ये केस गया है वहाँ पे, लेकिन आज वहाँ पे आप सिंध की सूरत हाल अगर आप देखेंगे, मैं इनके ऊपर मकसद ये नहीं कि मैंने इनको क्रिटिसाइज़ करना मैं, लेकिन हमें ये काम हमारी जिम्मेदारी है हमारी, लेकिन वो पैसा जो है कौम का पैसा जो है हम अगर उनके ऊपर सही जगह पे हम खर्च नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सर फिर तो नाइंसाफी है ना कि सही जगह पे अच्छा खर्च नहीं हो देखें रहा। इस शहर को ये मेट्रोपोलिटन, यहाँ पे इसको मेट्रो की ज़रूरत है, इसको ऑरेंज ट्रेन की ज़रूरत है कराची शहर को, यहाँ पे एक पानी का बेहतरीन सिस्टम, तमाम शहरियों को पानी देने की ज़रूरत है, यहाँ रोड टूटे हुए हैं, सिविल का सिस्टम तबाह बर्बाद हो। इवन मैं आपको बताऊं कि यहाँ सफाई का जो सर ये क्राइम रेट खत्म होने की अच्छा यहाँ पे जरूरत है। हाँ जी, क्राइम रेट तो अभी देखे ना, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा बेहतर हुआ, आज़ाद हुआ, 30 साल के बाद ये शहर हुआ है। अच्छा K4 पे 30 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, हमने सिंध ने और वफाक ने 15 अरब रुपए उसमें शेयर किए और 15 यहाँ से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम होने चाहिए, आज से 70 साल गुजर चुके हैं। ये कराची शहर कभी आज से अगर 30 साल पहले 84-85 में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन शहर था। यहाँ पे लोग, यहाँ से लोग गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए आते थे, पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से, तो मेहमान आते थे, हम उनसे पूछते थे कि क्यों कि गाड़ी इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद या कोयटा में नहीं मिलती, तो वो लोग आगे से ये हमें रीज़न देते थे। मैं आपको सच्ची बात, कराची में आके लोग खुशी महसूस करते कि ये एक साफ़ सुथरा शहर है, और कहते थे कि गाड़ी, कराची की गाड़ी चली हुई में और पाकिस्तान की गाड़ी चलने में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ साफ़ सुथरे रोड हैं, एक अच्छा होता तो गाड़ी बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी मिलती है। तो ये शहर वो था जिसके लोग एक आइडियल थी, लोग यहाँ के कल्चर को, लोगों के यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ लोग प्यार करते। हमने सुना है कि यहाँ पे न्यू ईयर होता था तो पूरी सेलिब्रेशन होती थी, एक आज़ादी थी, एक खौफ नहीं था इस शहर में। लेकिन मैं इसके साथ एक मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने लोगों को, स्पेशली कराची के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने, जो क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो पाकिस्तान के सदर बने, उन्होंने 2 विज़िट किए अभी पिछले लास्ट वीक इसी हफ्ते में, तो हमने उनको पूरे का पूरा कराची का बेस उनको बताया कि जी कराची में काम की ज़रूरत है, यहाँ डिज़र्व करता है ये शहर काम के लिए, और मिलकर हमें आपको इस पर काम करने की। और उन्होंने लोगों से वादा किया अपने जलसों में कि हम यहाँ के पानी के मसाइल, यहाँ पे मेट्रो के मसले, यहाँ के ऑरेंज ट्रेन का जो तमाम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मामला हैं, लाहौर को हमने कंपेयर किया था, कभी उन्होंने अनाउंस किया था कि हम उसको पेरिस के बराबर लेके आएंगे, और इंशाल्लाह कराची को हम न्यूयॉर्क के बराबरी में लेकर आएंगे, ये जल्द करेंगे। और कचरा जो 6 महीने का उन्होंने कहा कि हम सफाई सुथराई का निज़ाम इंशाल्लाह इस पर हम वर्किंग करें। ऐलान किया तो फिर वो तो अल्लाह का शुक्र है आज बिजली दी है पूरे पाकिस्तान में। 40-70 सालों में वो काम नहीं हो सका जो 4 सालों में हुआ है, जितने वहाँ पे काम। वो 6 महीने की बात की, वो उस वक्त उन्होंने दावा किया था मेरा नाम भी बदल देना, मगर लेकिन अभी करके हमने दिखाया ना, अभी भी करके दिखाया अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा हुआ है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अमानुल्लाह साहब से मैं बिल्कुल ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह ये पंजाब के बारे में, कराची के बारे में और बाकी मुख्तलिफ शहरों के बारे में हमारे ये जो हुक्मरान हैं ये फ़िक्रमंद हैं और बेहतरी की तरफ जा भी रहे, क्या इसी तरह वो थर और इस तरह के जो इलाके हैं, क्या वहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ के लीडर्स हैं, वो भी इतने फ़िक्रमंद हैं? इस हवाले से बात करेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी अमानुल्लाह पराचा साहब, अच्छा ये बताइए कि जैसे सरदार नज़ाकत साहब ने और अली अकबर गुजर साहब ने कहा कि जिन इलाकों का जिक्र किया कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वो जिन लोगों ने मुंतखब किया उन लीडर्स को अपने इलाकों की बेहतरी के लिए, तो वो फ़िक्रमंद भी हैं, काम हो रहा है ग्रेजुअली, कुछ तो स्पीड कम सही वसाइल की वजह से या उनकी अपनी एफर्ट्स की वजह से, वो एक अलग टॉपिक है। तो क्या यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ से भी, ये भी तो किसी ना किसी का इलाका है, कि यहाँ के लोगों ने भी, इन लोगों ने भी ना किसी को तो मुंतखब किया ही होता, तो क्या वो बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं होते हैं? उन्हें ये नहीं होता है कि ये इतना मीडिया में आ जाती है बात, या आज के दौर में कोई बात छुपने वाली नहीं है? क्या समझते हैं? सही की है, मैं दोनों भाइयों ने जो बातचीत की है
वो अपने पार्टियों को मद्देनज़र रखते हुए की है। हाँ। और उनके भी पर बड़े मोहतरम हैं और बड़े सीजन सियासतदान हैं दोनों, और दोनों ने बड़े नफीतुल्ले अंदाज से अपनी पार्टी का दिफा किया, सही किया, उनको करना चाहिए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि इस मुल्क के अंदर गुज़श्ता 71 साल से 1% अशरफिया जो है उसी के गिरद पाकिस्तान की दौलत और सियासत घूमती। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, जहाँ की सड़क बनेगी सबसे पहले पैदल चलने वालों के लिए सड़क और वो साइकिल वालों चलाने वालों की जगह बनाई जाती है, इसलिए कि वहाँ आवाम की कदर है। यहाँ 99% मुतवसत और गरीब लोगों को जमहूरियत के अंदर तो लाने ही नहीं आता, उनको कुछ समझा नहीं आता। बड़े सियासतदान, मोतबर सियासतदान कहते हैं, एक पार्टी का सरबराह कहते हैं ये कि ये आवाम तो बिरयानी पे बिकने वाली है। ये अयूब खान ने कहा था ये तो भेड़ बकरियाँ जिधर मोड़ दिया जाए। बात कौन जिम्मेदार है? जो ख़राब लोग हैं उन्होंने तो वायलेंस करना है, क्योंकि ही इज़ अ बैड पर्सन, उन्होंने तो वायलेंस करना है, तो आपको गिला नहीं करना चाहिए। व्हाट अबाउट दोज गुड पीपल, वो अच्छे लोग जिनका जो खामोश बैठते हैं, जो घरों से नहीं निकलते हैं, वोट डालते वक्त वो सिर्फ सोचते हैं कि शायद निज़ाम चेंज हो जाएगा, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो क्राइम उनका है, बड़ा क्रिमिनल बंदा वो है जो ये बुराई देखकर उसके बाद खामोशी से घर में बैठ जाता है। जब तक हम लोअर क्लास और मिडिल क्लास से क़यादत को ऊपर लेके नहीं आएंगे, वो लोग जो बार बार इस मुल्क पे 71 साल से हुकूमत करते रहे, हमने बार बार उनको आजमाया, एक नहीं 5-5 साल 4-4 साल हुकूमत में रहे, तो कोई तब्दीली मुल्क के अंदर उस तरीके से नहीं आ सकी जिस तरह से आप कह रहे हैं। फिक्रमंद होते तो आप क्या समझते हैं कि ये सूरत यार हमारी इसकी वजह यह है कि ग्रास रूट के अंदर अगर 99% लोग अगर एक पेज पे जमा हो जाएं और हम इनके खिलाफ खड़े हो जाएं, यकीन करें मुल्क में तब्दीली आ सकती है। मुल्क बिल्कुल बेहतरीन। आपका कहने का मतलब है कि 99% लोग जो हैं वो एक पेज पे इकट्ठे हो जाएं। अच्छा सरदार साहब, आप भी मुझे मुख्तसरन बताइएगा, फिर मैं अलीकबर गुज्जर साहब की तरफ आऊँगा। आप ये बताइए कि किस तरह ये सारी सियासी जमातें और अवाम एक मफाद के लिए मिल के कुछ कर सकें। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये बात मैं समझता हूं कि ऐसे होना चाहिए कि अवाम और हुक्मरानों के दरमियान जो फासला है वो कम से कम होना चाहिए। और लोगों को ये 2018 के इलेक्शन है, मैं कहता हूं कि 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके लिए एक चैलेंज है। एक जमहूरी गवर्नमेंट दूसरी जमहूरी गवर्नमेंट को अपनी पावर शिफ्ट करेगी। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आप साफ़ सुथरे लोगों को वोट दें, नज़रियाती लोगों को वोट दें। जो लोग अपनी पार्टियां चेंज करके कभी इधर से इधर आते हैं, उनको वोट मत दें। इन लोगों की वजह से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम खराब हो रहा है और पाकिस्तान के लोगों को सोच समझ के फैसला करना चाहिए। बिल्कुल सही। अली अकबर गुज्जर साहब, आप क्या कहें? मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, आवाम का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो अपना हक हमेशा से इस्तेमाल करते हैं। हमें सोचना ये होगा कि ये सिस्टम को कभी, जब तक हम इस सिस्टम को सही तरीके से सही आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलने देंगे, जिनका जो काम है उनको वो काम करना चाहिए। कि देखें ना, याहिया अयूब खान से लेके याहिया खान से जनरल ज़िया हक़ से लेके वहाँ परवेज़ मुशर्रफ तक अगर आप देखेंगे तो इसके बाद भी अब भी जो सूरत हाल अगर आप देखते हैं तो जिनका जो काम है उनको वो काम करना चाहिए। अगर आप ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो जिनका काम उनको नहीं करने देंगे, उसको कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसको तोड़ के अपने सिस्टम से बाहर जाके अगर काम करने की कोशिश करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर जिनकी है उनको लेनी है, वो काम करें और डिलीवर करें। ये बड़ी एक रवायत अच्छी हुई है पिछले, देखें ना 2008 से 13 तक का 5 साल का जो टेन्योर गुजारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पीछे मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको खड़े होकर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को कम्प्लीट किया। अब वो जो सिलसिला चल रहा है, इस सिस्टम को चलने देना चाहिए सही तरीके से, चीज़ें आती रहेंगी, ठीक होती रहेंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बता दूं सर, और लोगों को काम की बुनियाद पे लोगों को तज्जिया करना होगा कि कौन काम करने वाला है इस पाकिस्तान के लिए, किन्होंने किया है, किन्होंने लूटमार किया, किन्होंने इस पाकिस्तान को नुकसान दिया है, किन्होंने बेहतरी के लिए किया, उस पर हमें जरूर आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच अमानुल्लाह साहब। सरदार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और अली अकबर गुज्जर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।
और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू रही है आज के प्रोग्राम में, बेसिकली हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और एक ख़ास जो एक पाकिस्तान का एक जो रेगिस्तान है थर, उसकी बेहतरी के लिए हम बात कर रहे थे। ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और ये अगर हमें अपने हुक्मरानों से एतराज़ है, जो लोग इक़्तिदार में हैं उन लोगों से एतराज़ है, तो फिर हमें अपनी सोच पे और अपने फ़ैसलों पे एतराज़ होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को इनको मुंतखब हमने किया हुआ, हमने अपने वोट का बेहतरीन इस्तेमाल करना है और अपने अंदाजे ये छोड़ देने हैं कि मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे एक शख्स के वोट से इन्होंने तो कौन सा जीत जाना है, इन्होंने कौन सा हार जाना है। अपने अंदाजे बिल्कुल लगाए बगैर आपने जो आप समझते हैं ईमानदारी से आपने उस शख्स को वोट देना है, अगर पाकिस्तान की आप वाकई बेहतरी चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट भी दें आइंदा आने वाले इलेक्शन में। फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।